ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो हम देखेंगे कि आपका ह्यूमन रिस्पायरेशन चल रहा था। ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेशन में हमने सब देख लिया था उसका पूरी चीजें। अब हमें देखना है कि रिस्पायरेटरी पाथवे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में। रिस्पायरेटरी पाथवे का मतलब ये होता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं यानी सांस लेते हैं तो किन किन रास्तों से गुजर के वो फेफड़े तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिस्पायरेटरी पाथवे, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, आपका नाक। ठीक है, नाक में हमने बताया था ये जो आप दो उंगलियां जहां पे डाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्या? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यानी जब हाथ डालोगे तो आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं हम, आपका नाजल वेस्टिब्यूल। क्या? नाजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, या इसी को बोलोगे नाजल पासेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप नाजल पासेज यानी ये वेस्टिब्यूल रीजन में जाओगे, जब ये आपका यहाँ है, यहाँ से अंदर तक जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नाजल चैम्बर। हमने ये सब आपको बता दिया एक एक चीजें क्या होती हैं। नाजल चैम्बर। नाजल चैम्बर के बाद आपको नाक से बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। किसके थ्रू निकलेगा, एक अंदर भी क्या होगी, ओपनिंग होगी जिसको हम बोलते हैं आपका इंटरनल नरेफ। नरेफ, NAREF। इंटरनल नरेफ बोल सकते हो या इसी को बोलते हो इंटरनल नॉस्ट्रिल, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था। चलिए, इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, फायरनेक्स का रीजन। हमने बताया था फायरनेक्स में कौन सा नोज से कनेक्टेड होता है, नेजो फायरनेक्स। नेजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा आपका, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद क्या होता था, चालू बताइए, लैरिंग्स। लैरिंग्स की ओपनिंग को हमने क्या बोला था, ग्लोटिस। और ग्लोटिस की कवरिंग किसने की थी, इपीग्लोटिस ने। याद है कि नहीं है। फिर लैरिंग्स के बाद हमारा क्या है तो बताइए, ट्रैकिया। फिर ये जो ट्रैकिया किस में कन्वर्ट हुआ था, ब्रोंकियल ट्री में। और ब्रोंकियल ट्री में हमने बोला था कि ये ट्रैकिया किस में कन्वर्ट हो गया था, प्राइमरी ब्रोंकस, BRONCHUS। प्राइमरी ब्रोंकस इसी को हमने बोला था प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर यह चल के किस में गया था, सेकेंडरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको किस में कन्वर्ट हुआ था, टर्शरी ब्रोंकस। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकस के बाद ये किस, टर्शरी को हमने क्या बोला था, सेगमेंटल ब्रोंकिया ब्रोंकस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आया था, टोटल, क्या, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। उसके बाद क्या आया था आपका टर्मिनल यानी जो लास्ट में था, तो फिर को हमने बोला था टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या आ गया था हमारा, रिस्पायरेटरी ट्री। और रिस्पायरेटरी ट्री में पहला क्या आ गया था, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। क्या आ गया था, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल चालू हो गया था, तो उसके बाद आपके यहाँ क्या आ गया था, एक नया चीज आ गया था जिसको हमने बोला था एल्वोलर डक्ट। क्या, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या आ गया था आपका, बताइए, एल्वियोलर फैक।
या एट्रिया, एल्वियोलर फैक आया था, एट्रिया, एट्रिया आया था। फिर उसके बाद एक ऐसे बैलून जैसा स्ट्रक्चर था, उसको हमने बोला था एल्वियोलर फैक। कोई दिक्कत नहीं। तो इसे बोलोगे आप एट्रिया, और एट्रिया के बाद क्या आया था, एल्वियोलर फैक, क्या, एल्वियोलर शैक, और उसके बाद क्या आ गया था आपका एल्वियोलाई। कोई दिक्कत नहीं। और हमने बताया था कि ये जो आपका यहाँ है क्या, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक के किसके अंदर स्ट्रक्चर थे, फेफड़े के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें ना समझ में आया हो तो फिर भी देखो एक बार, हमने ऐसे ही बनाया था कि नहीं बनाया था। ट्रेकिया, ये क्या था आपका ट्रेकिया, फिर ये क्या था आपका प्राइमरी ब्रोंकास, ठीक है। फिर ऐसे बहुत से निकल गए थे किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकास, फिर टर्शरी ब्रोंकास, ठीक है। टर्शरी, ये सब क्या थे, ब्रोंकास। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। ब्रोंकस के बाद क्या था आपका बताइए, ये पूरा ब्रोंकियोल था, फिर ऐसे बहुत से थे ब्रोंकियोल। कोई दिक्कत नहीं। अब याद रहा ब्रोंकियोल में हमने बोला था कौन सा, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर उसके बाद एल्वियोलर ट्रैक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर फैक और एल्वियोलाई। कोई दिक्कत नहीं। छापो। हो गया, चलिए समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि रिस्पायरेटरी पाथवे जो होता है उसका सीक्वेंस क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद क्या है, नाजल वेस्टिब्यूल या नाजल पासेज, नाजल पासेज के बाद क्या आ जाएगा आपका नाजल चैम्बर, नाजल चैम्बर के बाद क्या आ जाता है आपका इंटरनल नेयर्स, उस इंटरनल एयर के बाद क्या आता है आपका फेरिंक्स वाला रीजन यानी नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स के बाद क्या आ जाएगा फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आ जाएगा ग्लोटिस या और फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकास, सेकेंडरी ब्रोंकास, टर्शरी ब्रोंकास, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर फैक और एल्वियोलाई। ब्रोंकस को ही एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ब्रोंकाई। ये जो आपका ब्रोंकस है या ब्रोंकियाई है, यहाँ से लेकर एल्वियोलाई तक ये किसके अंदर रहता है, फेफड़े तक स्ट्रक्चर रहता है। एक एक चीज हमने बताया है कि एल्वियोलाई क्या होता है, एट्रिया क्या होता है, एल्वियोलर सैक क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या होते हैं, नाजल वेस्टिब्यूल क्या होता है, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज। अब इसके बाद हमें देखना है क्या, मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म। छापो भाई जल्दी। अब रेस्पिरेटरी पाथवे खत्म, अब हमें देखेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, अब आपको पता है ब्रीथिंग मतलब सांस लेना होता है, और सांस में हम दो चीज करते हैं, एक ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम देखते हैं आपका इंस्पायरेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्पायरेशन का मतलब होता है O2 को अंदर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन को इनहेल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आपको ये बता रहे हैं मैकेनिज्म के थ्रू कि ऑक्सीजन हम अंदर क्यों लेते हैं, यानी ऐसे तो नहीं कि हमारे शरीर में फुलफिल ऑक्सीजन है तो हम ले लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पानी की टंकी भरी हुई है तो कितना डालोगे पानी, नहीं, वो तो कुछ ही दिन में बोल देगा, कुछ ही टाइम में कि पानी की टंकी भर चुकी है, मोटर खाली कर दो।
तो ऐसा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में, हमारा जो लंग्स का प्रेशर होता है यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम होता है। अब कैसे होता है हम वो आपको बता रहे हैं। देखो, प्रेशर विद इन लंग्स, यानी जो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब पल्मोनरी शब्द है तो समझ जाए ना किससे रिलेटेड है, आपका लंग्स से। तो इंट्रा पल्मोनरी, इंटर नहीं है इंट्रा है, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। जो फेफड़ों में जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंस्पायरेशन की और जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण में है, जो बाहर है, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो कैसे कंडीशन आएगा, इंस्पायरेशन कब होगा, कंडीशन, चलिए कंडीशन में पहली चीज क्या होनी चाहिए, जो आपका आईपीपी, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं आईपीपी, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। आईपीपी अगर जो क्या है, कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तब होगा क्या आपका इंस्पायरेशन, तब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक हम डायग्राम बनाते हैं जो एनसीईआरटी की है। ठीक है, चलो ये हमारा फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। ये पीछे वाला पोर्शन है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा आपको बताइए, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, सॉरी रीढ़ की हड्डी नहीं भाई, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है, आगे फ्रंट, वॉल्यूम और थोरैक्स, ठीक है। रीढ़ की ही हड्डी है, पर रीढ़ की हड्डी में कौन सा रीढ़ है आपको पता होना चाहिए, बहुत होते हैं। तो एक सर्वाइकल में तो होता नहीं, ये थोरैक्स यानी थोरैसिक रीजन में है। तो ये थोरैसिक की रीढ़ की वो जो ऐसे नोक निकली होती है ना, आप टच करो तो महसूस होगा वो है, ठीक है। सामने क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे बना है, देखो ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का ऐसे है। पीछे पीछे जो है तो आपको ये दिखा दिया हमने थोरैक्स, आगे जो है तो आगे क्या है आपको स्टर्नम है, स्टर्नम है और साथ में क्या है रिब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी, इसी में क्या है आपका, ये रिब्स है और बीच में क्या है स्टर्नम। चलिए, हालांकि ये हम सब आपको बता चुके हैं इनडायरेक्टली। देखो अब कंडीशन देखिए, जब इंस्पायरेशन होता है, जब ऑक्सीजन अंदर आएगा, यानी ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है, फेफड़े के अंदर। तो जब फेफड़े के अंदर आया तो आपको पता ही क्या है हमारा डायफ्रागम या डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। हमने कल ही आपको बता दिया था सब, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा तो जो आपका डायफ्राम है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीजें लिखो कि जब कंडीशन क्या होगा आपका आईपीपी यानी प्रेशर विथ इन लंग यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, तब उतने टाइम पे क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, यानी एयर इंटर इन लंग, ठीक है। एयर मतलब समझ रहे, ऑक्सीजन अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन की एंट्री हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा ये डायफ्राम था, डायफ्राम के जो मसल थे, कौन से मसल थे, रेडियल मसल, उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो दो चीजें होंगी यहाँ पे, पहला तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, डायफ्राम में एक्चुअली में किसमें होता है, रेडियल मसल में, हमने कल ही बताया था आपको। डायफ्राम में जो मसल होता है उसको बोलते हैं रेडियल मसल। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में,
ठीक है, जो कि डोम शेप है, जो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपनी जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी वो बढ़ जाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। कौन सी डायरेक्शन में बताइए, हमने बताया था एंटेरियो पोस्टीरियर, क्या एंटेरियो पोस्टीरियो या पोस्टीरियर लिख दो एक्सिस, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा थोरेसिक कैविटी को किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर। हमने बताया था एंटीरियर यानी फ्रंट है और पोस्टीरियर यानी पीछे। तो कुछ ऐसे ऐसे होगा जो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किसके चलते, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहली बात याद रखना। दूसरा बात, जैसे ही एयर इंटर किया फेफड़े के अंदर गया तो जो हमारे रिब्स होते हैं, जो पसलियां होती हैं, पसलियों के बीच में क्या होता था, इंटरकोस्टल मसल। हमने कौन सा इंटरकोस्टल मसल बताया था, दो टाइप के, उनमें से एक टाइप क्या था, ईआईसीएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो आपका क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन ईआईसीएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको हमने बताया था क्या, इसमें दो चीजें होंगी, रिब्स और स्टेर्नम, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, जो हमारा स्टेर्नम था और जो हमारा रिब था, रिब किधर मूवमेंट किया था, रिब है ये, तो ये सामने की तरह जाएगा, यानी रिब कहाँ मूवमेंट किया, अपवर्ड की तरह। ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखना, रिब्स मूव अपवर्ड, और स्टर्नम को बोलता है ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की तरह, यानी आगे, वही चीज है। तो स्टर्नम किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरह। ये एक एक लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ देता है? बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मूव आउटवर्ड, क्या आउटवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो, जब इतना हुआ, स्टर्नम आउटवर्ड मूवमेंट किया और रिब्स कहाँ मूवमेंट किया, अपवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी चीज देखो जल्दी से, फिर इसके आगे हम चलते हैं, 1 मिनट का काम है और आपका खत्म। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अगर जो हो गया तो आपने देखा, जैसे ही हमारे फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन गया तो जो डायफ्राम था ये, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऐसे, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो ये हमारी थोरेसिक कैविटी थी, यानी थोरेसिक कैविटी यानी हमने बता दिया था क्या होता है थोरेसिक कैविटी, ये पूरा पिंजरा को बोलते हैं आपका थोरेसिक कैविटी, छाती वाली रीजन को। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर यानी ऐसे। फिर जब ये बढ़ेगा, पहली चीजें, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो हमारे रिब है, जो हमारी पसलियां हैं उनके बीच में जो मसल है उसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर किसमें क्या चेंजेस आएंगे, जो हमारी पसली है यानी जो हमारी रिब्स है वो कहाँ जाएगी, आगे की तरह यानी अपवर्ड। और जो स्टर्नम है वो भी कहाँ मूव करेगा, आउटवर्ड, यानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी इंक्रीज हुई और इन दोनों की वजह से भी क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी। पर याद रखिएगा, वो जो वॉल्यूम था किस में इंक्रीज हुआ था, एंटीरियर पोस्टीरियर में, और ये जो होगा आपका डॉर्फो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। ये हाँ, मैं इंक्रीज ऐसे लिखता हूँ, देख लो भाई, तुम भी यार डाल दो,
है इंक्रीज, ठीक है, शॉर्टकट में इंक्रीज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। यानी डॉर्फल और वेंट्रल एक्सिस, डॉर्फो वेंट्रल एक्सिस का मतलब समझ में आया, वही चीजें हैं पेट वाले रीजन से हमने बोला था, हालांकि यही चीजें हैं। डॉर्फो यानी क्या हो गया, फ्रंट, और एक वेंट्रल यानी पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉर्फो वेंट्रल एक्सिस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब इन दोनों की चीज आप बताओ, इन दोनों के चलते क्या हुआ, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, क्या पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, एक ये हो गया, ठीक है, हम एक बार और बता देंगे, और ये हो गया, दोनों की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम, या बोल सकते हो पल्मोनरी या थोरैसिक, एनसीईआरटी लिखती है थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक रिलेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वहां से एक रिलेशन आया पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर जो वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा बताइए, कम होगा। तो इस रीजन में देखिए, जब हमारा वॉल्यूम ज्यादा है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, मोर। जब अंदर प्रेशर क्या है, सॉरी एक मिनट, ज्यादा नहीं होगा भाई, कम होगा, कुछ भी लिखवा रहे हो तभी तो सोचे, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस। यानी अगर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, फेफड़े में प्रेशर कम है, इसी को बोलते हैं हम आपका निगेटिव प्रेशर। एनसीईआरटी ने इसी को लिखा है निगेटिव प्रेशर, ठीक है, यानी प्रेशर विथ इन लंग्स, लंग्स के अंदर अगर जो प्रेशर कम है तो उसको बोलोगे आप निगेटिव प्रेशर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, जब कम हुई तो क्या होगा, अब बताइए, अंदर प्रेशर कम, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो बाहर से अंदर आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे होगा इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगा, इसी को बोलते हैं हम आपका इंस्पायरेशन, कोई दिक्कत नहीं। छापो, एक मिनट हम और बता दे रहे हैं तुम्हें एक बार, क्या कि आपसे कोई पूछे कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, हम सांस अंदर कैसे लेते हैं, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम देखो सांस जब अंदर लेते हैं तो होता क्या है कि जब हमारा ये डायफ्राम है, यानी जो हमारा रिब केज है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, हमने बता दिया था एक बार, चलो अपने से देख लो फिर हम बता रहे हैं, ये डायग्राम के थ्रू हम तुम्हें समझा डालेंगे। जल्दी, हो गया, चलिए देखो समझना, अब जो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे छोड़ते हैं। तो पहला है कंडीशन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होगा कि हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर में क्या बदलाव आता है, तो हम सांस अंदर ले पाते हैं। पहला देखो क्या होता है, नॉर्मली जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे पास जो डायफ्राम होती है, जो मसल होती है डायफ्राम की, रेडियल मसल, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारा थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी यानी छाती है, चेस्ट है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा कौन सा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर यानी आगे और पीछे वाले में, ठीक है। फिर दूसरी चीजें क्या होंगी, जब हम सांस लेते हैं तभी उतने ही टाइम पे क्या होगी, जो हमारी पफलियां है, जो हमारी रिब्स है, रिब्स के बीच में जो मसल होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन उसमें होगा तो जो हमारे रिब्स है यानी जो पफलियां हैं वो अपवर्ड की तरह जाएंगी, सामने की तरह, और जो हमारा स्टर्नम है वो थोड़ा उठ जाएगा, यानी मूव करेगा आउटवर्ड। तो इन दोनों के मूवमेंट से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया।
तो जब वॉल्यूम बढ़ा, पर यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ा वो किसके वजह से बढ़ा, डोर्फोवेंट्रल एक्सिस में। कौन से एक्सिस में, डोर्फोवेंट्रल, यानी पीछे और आगे, इस एक्सिस में बढ़ा। और वहां पे जो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो किस डायरेक्शन में हुआ था, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसमें, इंटरकोस्टल मसल और आपका डायफ्राम में। उन दोनों की वजह से जो प्रेशर था छाती में, या सॉरी बोल सकते हो वॉल्यूम, जो हमारा चेस्ट था, जो थोरेसिक प्रेशर था, या बोल थोरेसिक वॉल्यूम था, या बोल सकते हो क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम, वो बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो क्या होगा बताइए, एक आपने सुना होगा प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारे अंदर जब प्रेशर कम है, यानी अंदर पानी कम है तो पानी बाहर से आ जाएगी। उसी तरह जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी निगेटिव प्रेशर है अंदर, यानी प्रेशर कम है, तो बाहर से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, यानी इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि इंस्पायरेशन यानी सांस अंदर लेना क्या एक एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव, सोच के जवाब देना। पैसिव है, ठीक है, क्यों, देखो हमारे अंदर प्रेशर कम है और हम बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरह आ रहा है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए जो हमारा क्या है, इंस्पायरेशन यानी सांस लेना, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, चलिए छापो। इसीलिए ये एनसीईआरटी की भी डायग्राम है, इसको भी देखते जाओ। जो एनसीईआरटी की एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की डायग्राम को समझो। ऑक्सीजन हमने अंदर लिया तो रिवर स्टर्नम बाहर की तरफ गया, यानी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो डायफ्राम का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर विद इन द लंग्स यानी लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, तो हम बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी है, क्योंकि इसके एक दो बार आ चुके हैं डायग्राम। अब हो गया, ये एक्सपायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, देखो दोबारा लिखना पड़ेगा, पर दोबारा नहीं लिखेंगे तो मैं समझ में भी नहीं आएगा। इतना तो पता है, जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है उसको आईपीपी यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। कुछ नहीं, एक्सपायरेशन होगा तो सब अपने पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्सपायरेशन, दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, एक्सपायरेशन, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, रिमूवल ऑफ CO2 बाई नाजल कैविटी। ठीक है, नाजल कैविटी या नोज के थ्रू जाए तो उसको क्या बोलोगे, एक्सपायरेशन। चलिए देखो, अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, कंडीशन क्या है, वही है कि आईपीपी यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर जो कम है कि ज्यादा, इस बार ज्यादा है, यानी आईपीपी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तब क्या होगा हमारा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या था, आईपीपी कम था, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे फिर से डायग्राम देखो भाई, ज्यादा निमोनिया वाला बन गया फेफड़ा। चलो नॉर्मली देखो, ठीक है, इधर क्या थे आपके, ऐसे रिप्स थे कि नहीं थे, रिप्स और स्टर्नम दिखाए थे, रिप्स और ये स्टर्नम। तो रिप्स और स्टर्नम ये क्या होंगे,
अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लिख दो कि रिप्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो जहां का था वहीं पे चले जाएंगे, अपने अपने घर को, अपने अपने वतन को लौट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये ऐसा दिखाया एनसीईआरटी, यानी अंदर की तरफ, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका डायफ्राम है, क्या डायफ्राम, उसको दिखाया है अंदर की तरफ, मतलब ये क्या हो गया, रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जो था आपका क्या है, ऐसे रीढ़ की हड्डी तरफ बना था ना कुछ, जैसे हमने बोला था वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, यानी थोरैक्स है वो थोरैसिक कैविटी है, तो हमने बोला था वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए एक्सपायरेशन कब होगा। देखो जब नॉर्मली एक्सपायरेशन होता है, ठीक है, यानी CO2 अंदर आएगा, तो कितने टाइम पे क्या बदलाव होंगे, जो हमारे अंदर जो क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम के मसल जो हैं वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स। आपका जो EICM था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स। जब रिलैक्स हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही चीज में होगा भाई, डायफ्राम का किस में होगा, रिलैक्स, एंटीरियो, अरे लो भैया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और EICM मतलब किसमें होगा, ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, रिलैक्स, ठीक है। ये भी क्या होगा, रिलैक्स। जब दोनों रिलैक्स होते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है क्या, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, या बोलोगे थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हमने, पल्मोनरी भी बोल सकते हो, पर पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सॉरी, एक मिनट यार, देखो आपको जो हमने बोला था वॉल्यूम और प्रेशर का कोऑर्डिनेशन, देखो वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर कम था। अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, कम। यानी जो जब रिलैक्स हो गया, जब अपने पोजीशन पे पहुंच गए हैं सब चीजें, तो क्या हो जाएगी, जो चहल पहल थी शांत हो जाएगी, यानी जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है वो क्या हो जाएगा, कम। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक कैविटी, या बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। ये कम हो गया तो ये क्या होगा आपका, ज्यादा। तो पल्मोनरी वॉल्यूम, अब यहाँ पे देखिएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम यानी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर का, सॉरी वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ एरो दिखा रहे हैं, मतलब बढ़ गया। जब प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी अंदर जब तुम्हारे सांस नहीं फूला समा रहा है, तो क्या करोगे, CO2 को बाहर कर दोगे, यानी रिमूवल ऑफ, ये बोलो एक्सपायरेशन, ठीक है। यानी CO2 को रिमूव करना, CO2 को हटाना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे कोई पूछे कि एक्सपायरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जब CO2 को हम बाहर करते हैं नोच के थ्रू, तो उसको बोलोगे एक्सपायरेशन। अब जो एक्सपायरेशन होता है कब होता है, जब हमारे लंग्स का प्रेशर, यानी IPP इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, तब क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो जब एक्सपायरेशन होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तब जो डायफ्राम का मसल है, रेडियल मसल, वो रिलैक्स होगा, किसमें, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। और जो EICM है यानी
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में है, तो वो डोर्फो वेंट्रल एक्सिस में वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिससे रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। तो जो वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम या थोरेसिक वॉल्यूम, जो छाती की वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, फेफड़ों के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सपायरेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है। देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम सांस बाहर से ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बताइए, ज्यादा या कम, ज्यादा, और हमारे अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, निगेटिव प्रेशर होना। यानी अगर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है तो उसको बोलोगे कि हमारे प्रेशर के अंदर, सॉरी हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। तुम्हें 30 सेकंड का हम दे रहे हैं वक्त, तुम बताओ एक्सपायरेशन क्या है, एक्टिव या पैसिव। हम्म, ठीक है, चलो बताते हैं। देखो आपको हमने अभी बताया कि जो फेफड़े के अंदर, जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अगर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तब इंस्पायरेशन होगा। भाई अगर जो प्रेशर कम है अंदर, तभी तो ऑक्सीजन क्या करोगे, बाहर से लोगे। अब बाहर से ले रहे हो कोई चीज अंदर, तो जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हो, तो ये क्या है, इंस्पायरेशन। सांस अंदर लेना एक एक्टिव प्रोसेस है। पर अगर जो किसी चीज को आप छोड़ रहे हो बाहर, ठीक है, यानी बाहर छोड़ रहे हो तो आपके अंदर ऑलरेडी बहुत भरी हुई है, तो अगर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है, ज्यादा है अंदर, तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो आप CO2 बाहर छोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा, यानी इसी को बोलोगे, क्या बोलोगे कि पॉजिटिव प्रेशर है अंदर, तो बाहर छोड़ दोगे। अब अंदर, बाहर से क्या बोल रहे हो कि अंदर है, यानी अंदर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जा रहे हो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर नहीं, कहाँ आपका, सॉरी, इधर से जा रहे हो, लंग्स के थ्रू जा रहे हो, कहाँ, बाहर जा रहे हो, और आपका लंग्स का प्रेशर क्या है, कम है, तो क्या होगा, ये पैसिव प्रोसेस। तो एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस, और इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। कोई दिक्कत, गलत बोल दिया क्या, सॉरी यही गलती गलती बोल दी, हम तभी तो सोच रहे थे कुछ ना कुछ गलती है। अरे इंस्पायरेशन जो है आपका वो एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एनर्जी या एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपायरेशन जो है वो आपका एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इसी को बोलते हैं आपका एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगा, तो कब आएगा, जब हमारे फेफड़े के अंदर, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होती है, कम होती है, तो एटमॉस्फेरिक ज्यादा है तो वो अंदर आ जाएगी। ज्यादा से कम आ रहा है, यानी हायर टू लोअर आ रहा है, तो ये क्या है आपका पैसिव प्रोसेस। बट एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, यानी प्रेशर विथ इन लंग्स, जो फेफड़ों के अंदर प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बोलिए, कम है। यही गलती कर रहे हो, जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या है, बताइए, बहुत ज्यादा है, सही। जब ज्यादा है और हमारे उधर का प्रेशर कम है, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं पूछेगा, इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक्सपायरेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अब हम देखेंगे कुछ नया, कुछ नया में क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम वगैरह।